कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, अपनी जो स्टडी है उसमें रेगुलरिटी बनाए रखे हैं। आज से आपकी स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ वीडियो आपको मिल चुके होंगे, कुछ सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपके जो बोर्ड पैटर्न का जो सिलेबस है वो हम लोग आपको करवाएंगे, यानी स्कूल लेवल का जो बोर्ड में आपका पेपर कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, ये सभी बातें अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के पेपर में 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है। जो सेक्शन 1 है इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 मार्क्स के आते हैं। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं। और सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है। 1 मार्क्स का मतलब समझ गए आप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कौन से हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके। तो ये आपके बोर्ड का पेपर है, यानी ए कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये जरूरी नहीं कि 4 मार्क्स का कंप्लीट हो, इसमें भी आपको ऐसे डिवाइडेशन मिल सकता है ना, इस टाइप का डिवाइडेशन। लेकिन लास्ट में जाके डिवाइड टोटल आपको कितना देगा? वो 4 ही देगा। तो ये आपका पेपर होता है। फिर दूसरी बात, आपके सिलेबस के अंदर जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपकी यूनिट होगी। हर यूनिट में 3-3, 4-4 चैप्टर है आपके। अब बात सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि जो यूनिट है, जैसे हम आज बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे कि जो यूनिट जो फर्स्ट है वो आपके कितने मार्क्स की आएगी? यूनिट फर्स्ट है ना। और यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? इस बार हम लोग सीधे यूनिट के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं स्टडी करेंगे। हमारी स्टडी जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम के अंदर, हम वो बात भी करेंगे साथ में। फिर हम ये देखेंगे कि 2013 से लेकर के 2013 से लेकर के 2017 तक किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उस चैप्टर से, हम वो बातें भी देखेंगे बच्चों। क्योंकि यहाँ से जब हम 2013 से लेकर के 2017 तक के पेपर, मेन एग्जाम के पेपर और सप्लीमेंट्री पेपर के क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लेते हैं, हमारा 99% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वही मेन क्वेश्चन बनते हैं और वही मेन क्वेश्चन हम पुटअप कर लेते हैं। तो वही बात है कि हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के चलेंगे, है ना। यानी बोलते हैं ना कि जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो बिल्कुल तिनका तिनका उठाती है वो वहाँ से। जैसे एक मोटिवेशन थॉट भी है, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन की बात बताती हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमें भी बोर्ड एग्जाम के लेवल तक जाने के लिए हमें एक एक चैप्टर को करना पड़ेगा। हमें भी पूरा सिलेबस करने, जैसे चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए तिनका उठाना पड़ता है ना, तो वैसे ही हमें पूरा सिलेबस करने के लिए एक एक चैप्टर को करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा सिलेबस होगा। तो आज जो मैं शुरू करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ, वो यूनिट फर्स्ट है। ठीक है। यूनिट जो फर्स्ट है इसमें 4 चैप्टर आते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट है, 4 चैप्टर है। और ये यूनिट किससे रिलेटेड है बच्चों? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। तिनका तिनका उठाना है ना। देखो, यहाँ से 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, फिर क्या करेंगे? यूनिट बन गई। ऐसे ही जो सभी के सभी यूनिट है उनको अपन कवर करते जाएंगे। जैसे चिड़िया का घोंसला बनता है वैसे हमारा सिलेबस तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे पास है, हम वो भी सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है।
अब यहाँ देखिए, जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? 11 मार्क्स की आती है। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? यानी 4 चैप्टर और नंबर कितने? 11। अब हमें क्या करना है? हमें इनके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, इन नंबर को यहाँ डिवाइडेशन करना है। तो जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे डिवाइडेशन भी करते जाएंगे। ठीक है, सही बात है ना? एक साथ डिवाइडेशन करा दोगे तो ऊपर से जाएगा, इसलिए बिल्कुल आराम से करेंगे ना। वैसे देखिए, ये वाला जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे बच्चों ने शायद देख भी लिया है, लेकिन वहाँ क्या था, बोर्ड यूज में नहीं लिया था मैंने, कॉपी के अंदर वीडियो बनाया था, तो हिल रहा था, अच्छे से बातें समझ में नहीं आ रही थी, मेरा फेस भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब तक पढ़ाने वाले टीचर के एक्सप्रेशन आपके सामने नहीं होते तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर से वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हम तो कौन सा लेंगे? चैप्टर फर्स्ट। और अभी हमें कोई लेना देना नहीं, ये क्या है, बाद की बात है। अरे पहले सीढ़ी तो चढ़े, छत पे तो फिर जाएंगे, सीधी सी बात है। सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी तो चढ़े, तो हमारी जो पहली सीढ़ी है, हमारा जो पहला तिनका है ना, चिड़िया घोंसला वाले तिनका उठाएगी ना, तो हमारा पहला तिनका क्या है? हमारा चैप्टर फर्स्ट। तिनका क्या है? चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कितने मार्क्स का आता है जी? 2 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर। अब वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे तो वो हमें पता होने चाहिए। तो देखिएगा, अभी मैंने कहा था कि जो सेक्शन ए है, कई बार क्या होता है कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के, हो गया 2 नंबर का। जैसे कोई डेफिनेशन पूछ ली, कोई डेफिनेशन देख करके वो टर्म पूछ ली, है ना, ऐसे। कई बार क्या होता है कि जो सेक्शन बी है, कौन सा? जो सेक्शन बी है, जो 2 मार्क्स का है, वहां से क्वेश्चन पुट कर लिया जाएगा आपसे। अब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो किस टाइप का होता है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द 2 सिमिलरिटी रिलेटेड टू वर्ड, राइट द 2 डिसिमिलरिटी रिलेटेड टू वर्ड। अगर 2 लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे। सीधी सी बात है, इसके अंदर पार्शियलिटी वाली कोई बात नहीं होती। आप लोग ये समझो ये थ्योरी वाला चैप्टर है और इसमें तो चल जाएगा, नहीं जी, नहीं चलेगा 1% भी। क्यों नहीं चलेगा? कि डिवाइडेशन है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 + 2 + 1 में डिवाइड है। अगर आपने 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर दिया है तो ये 1 मार्क्स देगा, नहीं दिया तो नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप बायोलॉजी को एज ए मैथ के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, उसको तोड़ दो। जब तक आप बायो को तोड़ के नहीं पढ़ोगे, बायो समझ में नहीं आएगी, टफ ही लगेगी। दिमाग पे बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। पहले तो ये देखो वो चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, उस चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ये ना हो कि आपको उसने 2 सिमिलरिटीज पूछी है, आप शुरू से लिखना करो, लास्ट तक लिखते जाओ, फिर कहोगे मैं नंबर तो आए नहीं। अरे आएंगे कहाँ से भाई? उसने पूछा क्या था? 2 सिमिलरिटीज पूछी, आपने तो पूरी राम कथा वहां लिख दी। अब वो बेचारा पढ़ कैसे पढ़ेगा? एक एक लाइन नहीं पढ़ता, ध्यान रखना मेरी बात को। ये भी नहीं कि बायोलॉजी थ्योरी वाला होता है तो कॉपी भर दो, ना जी, कोई नहीं। आपकी इतनी टाइम किसी के पास में नहीं है कि वो आपकी एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को पढ़े। आप सीधी सी बात है, जो पूछा उसका सटीक आंसर दो। छोटा है तो छोटा दो, जो पूछा है वो दो ना। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी आपको पता चल गया कि 1 है, 1 में डिवाइड हो गया था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर को याद करोगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो अब हो गया होगा इंट्रो वगैरह, तो चले आगे। तो चलिए, तो आप अपनी कॉपी में चैप्टर फर्स्ट, हाँ, हालांकि नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक बात तो ध्यान में रखना होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है चैप्टर फर्स्ट। एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का आता है। या तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट आएगा 2 मार्क्स का ही ये चैप्टर, ये गारंटी 100% श्योर है। नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आता है वैसे, ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, जैसे नहीं आएगा। चलिए, अब
यहाँ आइए, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये बताने की जरूरत हो ना ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जो लिविंग होते हैं ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो 12th क्लास में हो तो मैं इसको तो ना पढ़ाने बैठूंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अब रिप्रोडक्शन देखिए, इससे पहले आप एक टर्म सुनिएगा कि बायोलॉजी की जो फंडामेंटल थ्योरी है बायोलॉजी की, वो क्या कहती है। द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी से, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी से द न्यू ऑर्गेनिज्म arised from the pre-existing. The new organism arise from the pre-existing. The new organism arise from the pre-existing. कि जो नई लाइफ बनती है वो पुरानी वाली लाइफ से बनती है। लाइफ अपने आप कभी नहीं बनती। एक बात अपने माइंड में ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि लाइफ ऐसे हवा में उड़ रही है उसको पकड़ लो रे फिर एक नई स्पीसीज बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अर्थ पे पहले से लाइफ प्रेजेंट है तभी न्यू लाइफ बनेगी। अपन ऐसे थोड़ी ना आगे नहीं आए ना, अपन किससे, हमारे पेरेंट्स से आए, तो पहले की लाइफ हो गई। हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से आए, मतलब हमारे जो ग्रैंडपा है उनसे आए, उनकी लाइफ होगी। वो अपने पेरेंट्स से आए हैं, वो अपने पेरेंट्स से आए, तो पीछे पीछे बैक 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 जाते जाओ, आगे 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 आते जाओ। तो लाइफ से ही लाइफ बनती है। इसीलिए बायोलॉजी क्या कहती है, न्यू लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मेरी बात क्लियर होगी। ये आपको केवल समझने के लिए है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कोई ये कहता रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सीधी सी बात है ना। किसी कंपटीशन एग्जाम में आता व्हाट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा व्हाट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, आगे बात। बट ये थोड़ी ध्यान रखना कि बायोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट क्या बोलती है, न्यू लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले से लाइफ है तो ही जाकर के क्या बनेगी, नई लाइफ बनेगी। फिर आप ये कहोगे कि अब देखो, द न्यू लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द ओल्ड लाइफ, दिस इज द रिप्रोडक्शन। अरे ये तो रिप्रोडक्शन है कि जो पुराना ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो न्यू इंडिविजुअल्स बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं जी, लाइफ बोलते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए अब मैं आगे की बात करती हूँ आपके लिए कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताऊं। चलो बता देती हूँ, छोटे छोटे बच्चों नहीं मालूम है तुम लोगों को। रिप्रोडक्शन क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव या बर्थ सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म बर्थ सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपने ही समान सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग संतान रे, इंडिविजुअल बोल दो, ठीक है जी, प्रोजेनी बोल दो, कोई भी वर्ड यूज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या गिव कर लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव सिमिलर काइंड इंडिविजुअल्स या सिमिलर काइंड ऑफ स्प्रिंग, सिमिलर काइंड बेबी इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। अपने समान ही ऑफ स्प्रिंग देते उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो पहले वाले जो लिविंग है वो ही क्या बनाएंगे, न्यू लिविंग बनाएंगे। तो यहाँ से ये एक इसका एक मीन्स बनता है ना, इसका एक मीन्स ये बनता है कि ऑर्गेनिज्म इज डाई बट स्पीसीज इज नॉट डाई। ऑर्गेनिज्म डाइव या डाइड एंड स्पीसीज सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म है वो तो डाई हो जाता है बट उसकी स्पीसीज डाई नहीं होती जी। किस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्यों नहीं होती, अरे सीधी सी बात, अरे
सुन लो, ज्यादा दिमाग की नहीं, बस ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव। समझ में आ गया? अब नहीं आया सुन लो, नहीं आया तो एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। ग्रांडपा, है ना, अरे दादा दादी रे, नाना नानी भी कर लियो, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, आपकी नहीं होगी मेरी, ठीक है, मेरा दे दो एग्जाम्पल, पेरेंट्स, फिर उसके बाद में मैं, है ना, या फिर आप लोग। अब मेरी बात सुनिए, हमें पता है कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ श्योर है, ये बात मालूम है ना हमें। तो ये अपने आप में क्या हो गए? ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, इंडिविजुअल हो गए भाई, इंडिविजुअल लिख लो रे, क्या दिक्कत है। ये क्या हो गए? इंडिविजुअल हो गए, और इनकी क्या हो गई? डेथ, ठीक है। लेकिन इनके करेक्टर्स कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इनके करेक्टर्स कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इनके करेक्टर्स कहाँ जाएंगे रे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे रे, जाएंगे ना। तो मेरी बात बताओ, इसकी डेथ हो गई बट इनके करेक्टर्स की डेथ थोड़ी ना हो गई, इनका वंश तो चल ही रहा है। अपना भाई दादा दादी बोलिया करे ना, देखो एक बात बोलिया करे कि वंश ने कोई चला नहीं होना चाहिए, है ना भाई। कह गए एक एक घरा तो कोई है ही नहीं, इको वंश के यहाँ चल रहा, इको तो वंश खत्म हो जाओगे। तो वो बात यहाँ है कि वो तो मर जाते हैं, उनकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन उनका वंश चलता रहता है, उनकी स्पीसीज चलती रहती है। इसको जाति बोलते हैं, वंश को जीनस बोलते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, वाई आर नीड ऑफ द रिप्रोडक्शंस, वाई नीड ऑफ द रिप्रोडक्शंस, कि एवरी इंडिविजुअल टू वांट सर्वाइव द स्पीसीज ऑन द अर्थ, एवरी ऑर्गेनिज्म टू वांट सर्वाइव द स्पीसीज ऑन द अर्थ। सभी ऑर्गेनिज्म क्या चाहते हैं कि मेरी जो स्पीसीज है वो अर्थ पर क्या करे? सर्वाइव करे, अस्तित्व बनाए रखे अपना, है ना, मेरे वंश को चलाए। ये नहीं कि मैं मर गया तो मुझे तो कोई जानने वाला ही नहीं। जैसे डायनासोर, है ना, सारे के सारे डायनासोर एक साथ ही खत्म हो गए, अब है क्या यहाँ पे कोई उनका अस्तित्व? कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए ऑर्गेनिज्म क्या करते? अर्थ पे अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते? रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ में लिख दोगे तुम लोग ये बात में कि अब आपसे कोई चलो रास्ते में पूछ ले रहे इसका क्या मतलब हुआ रे, ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव, तो कह दो आराम से कि हमारी जो अर्थ है उस पे सभी ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं रे? रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए वो इंडिविजुअल्स की तो डेथ होगी बट उसके करेक्टर सेफ है। ठीक है, चलिए फिर एक बात हो गई, दूसरी बात करते हैं। अब सेकेंड बात हमारी होगी लाइफ स्पोन। अब देखो लाइफ स्पोन में केवल डेफिनेशन ध्यान में रखोगे, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है जी? लगभग है, अप्रोक्सीमेटली है, फिक्स नहीं होते। अब मैं ये कह दूँ वुमेन की जो जीवन है वो कितने साल का है? 100 साल का, ये कह दूँ है क्या? कोई जरूरी थोड़ी ना है, लगभग माना जाता है। तो इन डाटा को आपको याद नहीं रखने, ये डाटा किसी भी ना तो किसी आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, देखिए सीधी सी बात है, ना आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। तो लाइफ स्पोन का मीन्स क्या होता है? देखो मैंने अभी क्या कहा? रिप्रोडक्शन कहा था ना। फिर मैंने रिप्रोडक्शन में आपको क्या कहा कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सिमिलर ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फिर मैंने एक बात बताई थी कि जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है बट उसकी स्पीसीज सर्वाइव करी, यानी पहले उस इंडिविजुअल का बर्थ हुआ, उस इंडिविजुअल्स ने अपने सिमिलर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया। देखिए जैसे मान लो ये कोई इंडिविजुअल्स है ना, ये कोई क्या है रे? इंडिविजुअल्स है, सुंदर सा बना है ना, तो चलो सुंदर सा बनाते हैं।
ये कोई इंडिविजुअल है आपकी जैसा, ये पढ़ने वाला तो कुछ है नहीं। अच्छा बना ना, चलो कोई एक बार काम निकाल लो, फिर अच्छे अच्छे बनाएंगे ना। ये कोई इंडिविजुअल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, फीमेल तो बनेगी साथ में, इसमें रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होकर के इसने अपने सिमिलर ही क्या दी, ऑफ स्प्रिंग की, ठीक है। अब ये इसकी ऑफ स्प्रिंग हो गई। जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें उसकी ग्रोथ हुई, उसमें डेवलपमेंट हुआ, और उसमें फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो गया, है ना, फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो गया। अब इसकी कभी ना कभी तो डेथ होगी ही, कभी ना कभी तो इसकी डेथ होगी ही। तो जब इसका बर्थ हुआ, इसका बर्थ हुआ और इसकी क्या हुई, नेचुरल डेथ हुई। इसका बर्थ हुआ और इसकी नेचुरल क्या हुई, तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है उसको लाइफ स्पॉन कहते हैं। कल को आप कह दो इसने तो फांसी खा ली, सुसाइड कर लिया तो मर गया, तो आप क्या कह दो, ये भी लाइफ स्पॉन है कि ना जी उसने तो सुसाइड किया है, ऐसे तो ना लाइफ स्पॉन हो जाता है। बायोलॉजी लाइफ स्पॉन किसे बोल रही है, बायोलॉजी लाइफ स्पॉन किसे बोल रही है, बायोलॉजी बर्थ से लेकर के नेचुरल जो डेथ है उस टाइम पीरियड को, वो जो टाइम पीरियड है उसे क्या बोला, लाइफ स्पॉन बोला। यानी इसका जन्म से लेकर के अगर ये 60 साल तक जीवित रहा, 70 साल तक जीवित रहा, 100 साल तक जीवित रहा, 200 तक तो ह्यूमन वैसे भी नहीं रहता, ठीक है, प्लांट्स रहते हैं, है ना, प्लांट्स से वो रहते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, टाइम पीरियड बोलते हो। और ये टाइम पीरियड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है भाई। कोई भी लिविंग और जिसका बर्थ हुआ है, नेचुरल जो डेथ होगी, वो जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पॉन होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, लाइफ स्पॉन यानी टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती लाइफ स्पॉन। ऐसे नहीं, एक ऑर्गेनिज्म छोटा है, एक ऑर्गेनिज्म बड़ा है, जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है वो ज्यादा जीवित रहेगा, जो ऑर्गेनिज्म छोटा है वो कम जीवित रहेगा ना। ऐसा भी नहीं, ऐसे तुम लोग ये नहीं करो, अच्छा मैम इसकी हाइट तो 4 फुट ही है, इसकी एक वाले की 6, इसमें अब 6 वाला तो ज्यादा जीवित होना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, है ना। साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको दिमाग में इतना ही रखना, इतना ही बर्डन डालना है कि लाइफ स्पॉन क्या है, लाइफ स्पॉन साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई। अब आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं, याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ना बोर्ड एग्जाम में आएंगे ना कंपटीशन एग्जाम में भी, फिर भी कुछ रखना चाहो तो रख लो, है ना। जैसे मैंने कहा शेप और साइज, जैसे देखो पैरोट और क्रो, इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम साइज नहीं है, बट साइज में डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। यानी साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ स्पॉन है ये और इसकी लाइफ स्पॉन है ये लो। लाइफ स्पॉन में देखो कितना फर्क है, 140 और ये 15, तो साइज और शेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए ये ध्यान रखना, वुमन की कहते हैं कि 100 साल है, बोलते हैं ना। क्रो, अजिकाऊ और क्रोकोडाइल 15 सॉरी 30 और 60 डबल डबल करते जाओ, और 15 का डबल 30, इसका डबल 60। याद, ये बस ध्यान याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो ये देखना कहाँ से कहाँ तक को आप लाइफ स्पॉन बोलते हैं। फिर क्या कहा कि जो नेचुरल डेथ तो होनी ही होनी है, बट जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा वगैरह, उनमें उसके अंदर ही बोल देते इमॉर्टल है। क्या बोलते हैं, अभी इमॉर्टल क्यों है, हम जब अमीबा में रिप्रोडक्शन करेंगे तब ये बात करेंगे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन सस्पेंस के लिए भी तो छोड़ने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना है। कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जो सस्पेंस देंगे हमें।
चलिए जी, देखो क्या क्या देखा, व्हाट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ना। पहले क्या था, बायोलॉजी की फंडामेंटल पॉइंट क्या है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सेकंड, रिप्रोडक्शन देखा। थर्ड, लाइफ स्पॉन देखा। फिर क्या कहा, ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सरवाइव, ये वाली बात देखी। फिर उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है वो हैबिटाट पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीसीज पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इन सब पे क्या डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब इसके बेस पे रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, तो उससे पहले कुछ और देख ले टाइप से पहले। तो हमारा एक पॉइंट रहेगा रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या रहेगा, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ये बात बता दी कि एवरी इंडिविजुअल्स टू वांट सर्वाइव स्पीसीज ऑन द अर्थ। एवरी इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल क्या चाहते हैं कि मेरी जो स्पीसीज है वो क्या करे, सर्वाइव करे, है ना, मेरी जो स्पीसीज है वो क्या करे, सर्वाइव करे, बात सभी इंडिविजुअल्स चाहते हैं। तो इसके लिए देखो रोल, देखो फर्स्ट रोल क्या होगा, है ना, कंटिन्यूटी इन स्पीसीज या कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज में कंटिन्यूटी बनाए रखना, अभी बनाई तो थी, है ना, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल है सॉरी, ये इंडिविजुअल है, इसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, है ना। चलो जी, इंडिविजुअल छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिख देती हूँ ऑर्गेनिजम्स लिख देती हूँ, इनमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा जी, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, क्या बनेगा जी, ऑफ स्प्रिंग बनेगा। फिर ये जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें डेवलपमेंट होगा, ग्रो होगी, ये फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन से फिर एक ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ये दादा दादी नाना नानी, ये हमारे पेरेंट्स, ये हम हो गए, हमसे फिर नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ देखिए इस टाइप से स्पीसीज में क्या बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन स्पीसीज ऑन द अर्थ डू द रिप्रोडक्शन। सभी इंडिविजुअल्स अपने खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज, है ना। कंटिन्यूटी समझ में आ गई। चलो सेकंड क्या रोल है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो रिप्रोडक्शन होगा ना, तो रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होना ही क्या होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। स्पीसीज है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें नए करेक्टर्स आते हैं, नए करेक्टर्स आएंगे तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, और वो अपने आप में क्या रहेगा, ज़्यादा डेवलप रहेगा। जैसे आप लोग नहीं देखते हो क्या, टेक्नोलॉजी के लेवल के अंदर आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो लेवल चल रहा है इसमें आजकल क्या हो रहा है कि आज की जो जनरेशन है वो मोर डेवलप है टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। आप अपने जो घर के अंदर दादा दादी है उनको इन मोबाइल वगैरह का इतना नहीं पता, कंप्यूटर वगैरह का इतना नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है हर बातें। तो वही बात है, अब आपसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो और भी ज़्यादा मोर डेवलप होगी, क्योंकि जो करेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते। द करेक्टर्स आर ट्रांसफर जनरेशन टू कॉज द वेरिएशन, बाय द वेरिएशन is more developed species, this species to maintain their own in the any habitat,
इसके अंदर जो वेरिएशन आने की वजह से वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है, सर्वाइव करवा चुकी है। तो उसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सीधा सीधा बोलते हैं। वेरिएशन आ गया, उस वेरिएशन हम किसी भी हैबिटाट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें कहीं भी ले जाके छोड़ दो, हम अपने आप को एडजस्ट कर ही लेंगे कैसे ना कैसे। तो वही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। फिर है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल क्या बनाएंगे जी, बैलेंस। अब इकोलॉजिकल बैलेंस भी आपको पता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन होने के बाद में जैसे किसी का भी बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद में उसकी क्या होती है, डेथ होती है ना। यानी कि बर्थ हुआ, डेथ हुई। अब इसके लेकिन इसने उससे पहले रिप्रोडक्शन तो भी तो करेगा ना, ये भी तो रिप्रोडक्शन करेगा भाई। ये भी तो यहाँ से न्यू इंडिविजुअल बनाएगा डेथ होने से पहले। तो करेक्टर्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। करेक्टर्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। इसी को आप क्या कहते हो, इकोलॉजिकल बैलेंस। मैंने ऐसा तो है ही नहीं कि वो उसके जो मेंबर्स है वो अर्थ पर अब है ही नहीं, वो मर गया तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ ना। और उसने क्या छोड़ रखी है अर्थ पे, अपनी जनरेशन को छोड़ रखा है। अब देखो जैसे डायनासोर है, वो तो अस्तित्व में भी नहीं, वो तो खत्म हो गई। लेकिन ऐसा अब ह्यूमन में ऐसा नहीं है ना, गाँव में ऐसा नहीं है ना, अदर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना। एक अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो फॉरेस्ट के अंदर ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल सभी एक उनके जो नंबर है वो इकोलॉजिकल बैलेंस में चल रहे हैं। अगर उसमें से किसी भी एक को हटा दिया गया तो ऊपर जैसे देखो लिख के बताऊं इस बात को, है ना। यहाँ लिखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ लिखो। जैसे प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को अपने फूड की फॉर्म में कौन ले रहा है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन ले रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन ले रहा है, स्नेक, है ना। मैं एक ही सीरीज बना रही हूँ, ध्यान में रखना। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शंस किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। बट मैं एक एग्जांपल से दे रही हूँ आपको, ईगल। अगर मान लीजिए यहाँ से इसकी जो स्पीसीज है एक्सटेंट हो गई। जैसे देखो आप लोग से 10th क्लास में पढ़ा भी नहीं होगा कि जो फॉरेन कंट्री होती थी वहाँ पे जो फ्रॉग होती थी उसकी जो लेग्स होती थी उसका यूज खाने के लिए, सलाद या खाने के लिए काम में लिया जाता था। इंडिया से, है ना, उनको भेजा जाता था। लेकिन उसके इंडिया में उसको बैन लगा दिया गया। वो बैन क्यों लगा था, वो इसकी वजह से तो लगा था कि ऐसे तो ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। अगर ये एक्सटेंट हो गए तो इंसेक्ट के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। और उस जगह पूरे इंसेक्ट होंगे, पैर रखो वहीं पे इंसेक्ट, हवा में इंसेक्ट, हर जगह इंसेक्ट होंगे। तो ये इम्बैलेंस हो गए क्योंकि इनके नंबर ज्यादा हो गए। फिर यहाँ से देखो अगर ये खत्म हो गए तो स्नेक अपना फूड कहाँ से लेगा। हालांकि स्नेक को फूड लेने के लिए और भी वे है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि स्नेक को फूड नहीं मिला। जब स्नेक के नंबर फिर कम हो गए ना, तो ये ईगल ये कहाँ से, इसके नंबर फिर कम हो गए। तो इसीलिए ये जो सभी स्पीसीज है ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। और इस मेंटेनेंस को आप क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। फिर एक जैसे फूड सिक्योरिटी, 4 नंबर पे क्या आएगा, फूड। तो ये फूड सिक्योरिटी तो है भाई। जैसे मान लो प्लांट को ये ले लेना, ये रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, ये तो रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने अस्तित्व को बनाए रखे। क्योंकि इनको पता है इनको फूड के फॉर्म में कौन लेगा, फ्रॉग इनको फूड की फॉर्म में ले लेगा। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करे तो सभी के सभी इंसेक्ट को फ्रॉग खा जाएगा, इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे इनको पता है कि मुझे स्नेक खा जाएगा तो मैं मेरे नंबर ज्यादा रखूं ताकि मेरा अस्तित्व तो बना रहे। अरे मेरी कोई ना कोई तो मेरे वंश को चला ही लेगा, सारे के सारे तो नहीं मारे जाएंगे ना। तो इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी में आ जाता है। तो आज का मैंने आपको केवल टॉपिक को थोड़ा सा समझाया है। हालांकि यहाँ पे बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस तो देखिए शायद ही कोई हो, सीधी सी बात है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, लाइफ स्पॉन किसे कहते हैं, है ना, रोल ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये रेयर केस में आने वाले, मैं नहीं कहती यहाँ से आ सकता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक। बट इन चीज़ों को हमें समझना
जरूरी था। तिनका तिनका करके हमें घोंसला बनाना है। जब तिनका तिनका करके घोंसला ही बनाना है तो अच्छे से ही बना ले रहे। क्यों बाय द वे घोंसला भी बनाए और वो टूट जाए हवा के झोंके से, तो ऐसा तो ना भी जब चैप्टर कर रहे तो पूरा ही कर ले, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो काम में आ ही जाएगी बातें। तो आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे, अपनी स्टडी शुरू कर दोगे, लापरवाही 1% भी नहीं होगी। आप अगर लापरवाही करोगे तो फिर मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगी, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो हमारा वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात देखो, हालांकि हमारे यहाँ अभी 100% श्योर नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं मानूं 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। ये एक बार होगा, बोर्ड के 2 एग्जाम, ध्यान रखिएगा, ये एक बार होगा, है ना। किसी कारणवश किसी भी रीजन से इनमें से एक एग्जाम तो 100% ही होगा। भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एग्जाम की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट पक्का 100% ही फॉर्मूला लागू करने वाली है, मुझे 100% लग रहा है ना, ऐसे सोच के बता दिया, लग रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट वाली क्लास में हम बात करेंगे कि अमीबा इमॉर्टल क्यों है जी, टाइप कौन से हैं, और टाइप्स के अंदर भी टाइप्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे टफ ही होता जाएगा। ये तो मान लीजिए 8वीं 9वीं के लेवल का बताया मैंने, कुछ भी नहीं बताया ना, इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं, बर्डन तो आगे लियो, वो भी नहीं लेना, आराम से इंजॉय होकर के स्टडी करनी है। ओके बच्चों, आज क्लास इतनी थी।